हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है विजडम डिफेंस एकेडमी में। मैं हूं प्रियंका चौधरी, आपकी केमिस्ट्री एजुकेटर। तो आज भी हम 50 एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस लेने वाले हैं। साथ में मैं आपको टिप्स एंड ट्रिक्स तो बताऊंगी ही, उसके अलावा जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है वो भी आपको देने की पूरी कोशिश करूंगी। तो चलिए आज का लेक्चर शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, फ्रॉम द केमिकल पॉइंट ऑफ व्यू व्हाट इज वर्मिलियन। वर्मिलियन अपन को समझना है। वर्मिलियन को हिंदी में हम सिंदूर भी बोलते हैं, क्योंकि ये बहुत ब्राइट रेड कलर का ये सब्सटेंस होता है। तो वर्मिलियन क्या होता है? सिंदूर होता है। तो इसका हमें बोला है सीधा का सीधा केमिकल फॉर्मूला, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। तो ये होता है मर्क्यूरिक सल्फाइड, HgS। इस तरीके से ना देख के आपको डायरेक्ट फॉर्मूला भी दे सकते हैं। तो मर्क्यूरिक सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऑफ व्हाट मटेरियल इज द वायर जनरली यूज्ड फॉर इंस्टॉलिंग सेफ फ्यूजेस। देखिए, घरों में जो भी स्विचेस वगैरह होते हैं या फ्यूज होते हैं, सेफ होते हैं, तो वो जनरली किस चीज़ के बने हुए होते हैं, वो हमें बात करनी है। तो इसका राइट आंसर तो है ऑप्शन नंबर डी, जिसमें बोल रहा है एलॉय ऑफ टिन एंड लेड। टिन इज SN, लेड इज PB। ठीक है, तो अलॉय ये अलग से बोल रहा है। अलॉय का मतलब होता है कि जब हम दो या दो से अधिक मेटल्स को कंबाइन करते हैं, मिक्स करते हैं, तो उसको हम बोल देते हैं अलॉय। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन में देखिए टिन भी दे रखा है, सिंपल टिन, लेड और निकल, लेकिन हमारा राइट ऑप्शन है अलॉय। मतलब ये एक मिक्सचर होता है टिन और लेड का, और इससे हमारे जो फ्यूजेस होते हैं वो सेफ रहते हैं। तो राइट आंसर इज अलॉय ऑफ टिन एंड लेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, of which of the following salts contributes maximum to the salinity। याद रखना है salinity किसकी? सी वाटर, समुद्र पानी में जो खारापन आता है सॉल्ट वाला, वो मैक्सिमम सबसे ज़्यादा अधिक किसकी वजह से होता है? तो इसमें जो भी आप ऑप्शंस देख रहे हैं ये सारे ऑप्शंस राइट हैं, क्योंकि ये सारे सॉल्ट्स हैं। तो सारे सॉल्ट्स होते हैं, सी वाटर में सारे सॉल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन क्वेश्चन पूछा है मैक्सिमम, सबसे ज़्यादा परसेंटेज किस सॉल्ट का होता है? तो राइट आंसर इज सोडियम क्लोराइड। बहुत ही ईजी सा क्वेश्चन, आपने ज़रूर देखा होगा NaCl, जिसको हम कॉमन सॉल्ट भी बोलते हैं। ये अप्रॉक्सीमेटली 80 से 90% सी वाटर में ये इकलौता सॉल्ट पाया जाता है। बाकी भी हैं कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, MgCl2, मैग्नीशियम, ये तो सेम ही रिपीट हो गया है। तो ये सब सॉल्ट्स हैं, बट मैक्सिमम इज NaCl, सोडियम क्लोराइड। चलिए आगे, हॉर्न सिल्वर। हॉर्न इज सिल्वर नहीं, इट इज हॉर्न सिल्वर। हॉर्न सिल्वर क्या है? ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है, पुटअप कर दिया है नाम, और ये पूछ रहा है इसका केमिकल फॉर्मूला। तो हॉर्न सिल्वर जो है वो है AgNO3, सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3। डायरेक्ट क्वेश्चन है, टिक हो जाएगा अगर आपको पता है हॉर्न सिल्वर क्या होता है। इसको बेसिकली एंटीसेप्टिक तरीके से भी यूज़ किया जाता है, इसका ये एक एप्लीकेशन पार्ट है। विच इज़ नोन एज फॉल्स गोल्ड। हाँ जी, झूठा सोना, यानी रियल सोना नहीं है, झूठा है, फॉल्स है। तो इसका आंसर जो है वो है FeS2, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। इसको हम बोल सकते हैं आयरन सल्फाइड। ठीक है, आयरन सल्फाइड। तो इसको झूठा सोना क्यों बोलते हैं? क्योंकि दिखने में ये सेम टू सेम सोने जैसी चमक रखता है, सोने जैसा पीला पीला दिखता है, लेकिन रियल में जब हम देखते हैं तो ये रियल सोना नहीं होता है। तो इसका बेसिकली एप्लीकेशन क्या है? घरों में जो भी आपको चीप डेकोरेटिव आइटम की तरह इसको इस्तेमाल किया जाता है। तो केमिकल फॉर्मूला याद रखना है आयरन सल्फाइड, फॉल्स गोल्ड। ओके, व्हाट इज़ द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा? ये हमारे प्रीवियस MCQ क्वेश्चन, जो हमने फर्स्ट MCQ क्वेश्चन लिया था उसमें भी था, ये यहाँ पे वापस से आ गया है। तो बेकिंग सोडा इज सोडियम बाइकार्बोनेट। अगर मैं लिखना चाहूँ तो सोडियम बाइकार्बोनेट, क्योंकि जनरली कभी कभी क्या होता है ना, इस तरीके से नाम ना देके फॉर्मूला के हिसाब से भी पूछ लेते हैं। तो आपको दोनों वे में आंसर पता होना चाहिए, रटने की कोशिश नहीं करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। ऑल राइट, विच ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स वॉज फर्स्ट, सबसे पहली दफ़ा इस्तेमाल किया गया था ह्यूमंस के द्वारा, राइट? इंसानों ने सबसे पहला मेटल, धातु कौन सा इस्तेमाल किया था? सारे के सारे धातु लिखे हुए हैं, लेकिन राइट आंसर इज कॉपर। इसका भी एक रीज़न है। कॉपर इसलिए क्योंकि कॉपर का जो बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट है, गलनांक बिंदु, वो काफ़ी कम होता है। तो इसमें बहुत आसानी होती है, उसको किसी भी आकार में बदल सकते हैं, परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि
लोहा है आयरन, तो आयरन का मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, तो उसको हम आकार नहीं दे सकते, बहुत जल्दी उससे कोई चीज़ बना नहीं सकते। तो जो भी तरीके के टूल्स वगैरह, वेपन, हथियार, इन सब को बनाने के लिए कॉपर का इस्तेमाल किया जाता था, और सबसे पहला मेटल था ये जो ह्यूमंस ने यूज़ किया था। सो कॉपर इज़ अ राइट आंसर। डायरेक्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज प्रेजेंट इन, अच्छा व्हाट इज प्रेजेंट इन हीमोग्लोबिन? अगर मैं इसका थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा टाइम लेके इसका स्ट्रक्चर बताऊं तो ये होता है Fe, जो कि चारों तरफ से नाइट्रोजन से अटैच होता है, और जो ये नाइट्रोजन है ये भी एक 5 मेंबर रिंग से जुड़ा हुआ होता है। अपन को इससे आगे बात करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, इतना भी पता रहेगा तो बहुत है। तो एक्चुअली में क्या प्रेजेंट रहता है, कौन सा मेटल प्रेजेंट रहता है? आयरन रहता है। और एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आयरन का पूछ सकते हैं, ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, हीमोग्लोबिन में ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है, +2 में रहता है या +3 में रहता है? तो इसका अगर आगे भी थोड़ा सा क्वेश्चन को अगर अपन एक्सटेंड करें तो अपन बोल सकते हैं Fe2, इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +2 में प्रेजेंट रहता है। हीमोग्लोबिन की बात कर रहे हैं, तो आंसर बन गया हीमोग्लोबिन में आयरन रहता है बीच में। और एक और क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये 4 नाइट्रोजन से घिरा हुआ होता है और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 में मौजूद होती है। ओके, नेक्स्ट, द पेंट अप्लाइड ऑन द सर्फेस ऑफ आयरन प्रोटेक्ट्स द आयरन फ्रॉम रस्टिंग बिकॉज। थोड़ा सा क्लियर करते हैं इस चीज़ को, ऑप्शंस पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन समझा देती हूँ एक बार। क्वेश्चन बोल रहा है कि जो हम पेंट करते हैं हमारे आयरन को, आयरन मतलब लोहे को, लोहे पे जब हम पेंट करते हैं तो वो रस्टिंग से हमको बचाता है। रस्ट यानी जंग लगना, तो उस लोहे पे अब जंग नहीं लगेगी अगर हमने उसको ऊपर पेंट कर दिया। तो क्यों? तो इसका अगर अपन बेसिक पे जाएं तो इसका एक बार इक्वेशन के फॉर्म में लिख लेते हैं कि रस्टिंग की इक्वेशन क्या होती है। तो रस्टिंग होता है आयरन प्लस H2O, पानी या मॉइस्चर के रूप में ये हमारे वातावरण में उपस्थित होता है, और ऑक्सीजन, इससे हमारा बनता है जंग, Fe2O3 जो भी अपन H2O ले रहे हैं उसके हिसाब से, ठीक है। तो ये हमारा जंग है। तो आयरन से क्या कांटेक्ट में आ रहा है? आयरन के पानी और ऑक्सीजन। पानी हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर के रूप में प्रेजेंट रहता है और ऑक्सीजन तो रहता ही रहता है, तो ये दोनों मिक्स होके आयरन से रस्ट बना देते हैं, जंग बना देते हैं। तो पेंट क्या करेगा? पेंट एक बैरियर, एक फिल्म की तरह काम करेगा जो आयरन को डायरेक्ट ऑक्सीजन और पानी के कांटेक्ट से रोकेगा ताकि रस्टिंग ना हो सके, जंग ना लग सके। तो इसमें अगर हम सारे ऑप्शंस पढ़ें तो इट प्रिवेंट्स ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, वाटर, ठीक है, मॉइस्चर इज वाटर एंड ऑक्सीजन O2 फ्रॉम कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद आयरन। सो डायरेक्ट आंसर इज डी। दूसरे पढ़ लेते हैं, चेंजेस द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, नहीं, कोई रिएक्शन ना हो इसलिए हम पेंट कर रहे हैं। प्रिवेंट्स कार्बन डाइऑक्साइड से तो रस्टिंग होती ही नहीं है। रिएक्ट्स केमिकली विद आयरन, पेंट जो है वो आयरन से रिएक्ट नहीं होता है, वो आयरन को बचाता है रिएक्ट करने के लिए, ठीक है। तो ये आपका रस्टिंग के ऊपर ये क्वेश्चन आ गया था। इन विच मीडियम, कौन से माध्यम में द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मैक्सिमम, किसमें सबसे ज़्यादा वेग अधिकतम होता है? तो समझने के लिए थोड़ा सा आपको डायग्राम के थ्रू बताने की कोशिश करूँगी। इससे क्या होता है, अपन को बहुत जल्दी से चीज़ समझ में आ जाती है। देखिए, ये मैंने बनाया है सॉलिड के पार्टिकल्स, ये बनाए हैं लिक्विड, ये गैस, और ये है मेरा वैक्यूम, ठीक है। दोनों सब में क्या है, सॉलिड में सारे के सारे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बहुत पास में होते हैं, लिक्विड में थोड़े दूर, गैस में बहुत ज़्यादा दूर, और वैक्यूम में तो पार्टिकल्स उपस्थित ही नहीं होते, उसके अंदर पार्टिकल्स रहते ही नहीं हैं। तो इन चारों मीडियम में सबसे ज़्यादा तेज़ आवाज़ जो साउंड है वो किससे ट्रैवल करेगी? तो जब भी ट्रैवल करते हैं तो क्या होता है, एक मॉलिक्यूल से दूसरे मॉलिक्यूल में वो टकराता है मॉलिक्यूल, और फिर आगे से आगे इस तरीके से। तो जितने मॉलिक्यूल्स पास पास में रहेंगे उतना वो जल्दी से एक दूसरे से टकरा के आगे उस आवाज़ को पहुंचाएंगे। लिक्विड में क्योंकि दूर होता है तो इसको यहाँ तक पहुँचने में थोड़ा टाइम लगेगा, फिर और आगे थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम ये लेगा। गैस में क्योंकि बहुत दूर है
तो कोलाइड करने में, टकराने में बहुत अधिक समय लगेगा। और वैक्यूम में क्योंकि मॉलिक्यूल्स है ही नहीं, तो वो ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम, कोई माध्यम ही नहीं बचा हमारे पास उस चीज़ को लेके जाने का, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही कट हो जाता है। तो अगर मैं इसको ऑर्डर में अगर आपको बताऊं तो ये अपना ऑर्डर रहेगा, सबसे ज़्यादा सॉलिड में, फिर लिक्विड में, फिर गैस में, और वैक्यूम में तो होता ही नहीं है। तो वैक्यूम होता ही नहीं है। कंक्रीट तो सॉलिड होता है, कंक्रीट की वो रोड्स वगैरह भी बनती है, तो ये सॉलिड है। फ्लूइड यानी लिक्विड, गैस यानी गैस। तो हमारा आंसर है बी। ये छोटा सा कंसेप्ट था, जितने मॉलिक्यूल्स पास रहेंगे उतना जल्दी टकरा के उस साउंड को आगे पहुंचाने की कोशिश करेंगे। ओके, द केमिकल सिंबल फॉर लूनार कास्टिक, ये भी हमारे पिछले एमसीक्यू वाले सेशन में आया था। लूनार कास्टिक क्या होता है, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, AgNO3 होता है लूनार कास्टिक। डायरेक्ट क्वेश्चन है, केमिकल फॉर्मूला आपको पता है, जल्दी से टिक हो जाएगा आंसर। व्हाट वाज यूज्ड इन द एटॉमिक बॉम्ब dropped by the United States of America USA on नागासाकी। इसमें थोड़ा सा मैं आपको हिस्ट्री में लेके जाके एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देती हूँ। तो 2 जगह पे बॉम्ब गिराया था, हिरोशिमा, क्योंकि क्वेश्चन ज़रूरी नहीं ना ये आ जाए, क्या पता हिरोशिमा से रिलेटेड आ जाए, तो थोड़ा अपन को कंपैरिजन में पता रहती है चीज़ें, तो अपन एक्स्ट्रा उस चीज़ को अप्लाई कर सकते हैं। हिरोशिमा और एक नागासाकी। यहाँ दोनों जगह पर यूएसए ने बॉम्ब ड्रॉप किया था। तो हिरोशिमा में और नागासाकी में 3 दिन का गैप था। यहाँ पर ड्रॉप किया था 6 अप्रैल 1945 और यहाँ पर किया था 9 अप्रैल, यानी जस्ट 3 दिन बाद 1945 ये बॉम्ब ड्रॉप किए थे। हिरोशिमा में कौन सा बॉम्ब ड्रॉप किया था, यूरेनियम किया गया था, और नागासाकी में किया था प्लूटोनियम। यूरेनियम जो बॉम्ब ड्रॉप किया था, उधर गिराया गया था, इसका नाम रखा था लिटिल बॉय, छोटा लड़का, लिटिल बॉय। और प्लूटोनियम जो है ये एक्चुअली इससे ज़्यादा घातक था। प्लूटोनियम बॉम्ब जो था वो यूरेनियम से ज़्यादा हार्मफुल था, इसमें बहुत सारे लोगों की जान गई थी, इससे जस्ट डबल आप मान सकते हैं। तो इसीलिए इसको बोला था फैट मैन। तो क्वेश्चन ऐसे ना आकर ऐसे भी बोल सकते हैं कि फैट मैन नाम का जो एटम बॉम्ब था वो किस पे गिराया, या उस बॉम्ब में क्या केमिकल था, तो वो प्लूटोनियम था, इस तारीख में गिरा था और नागासाकी पे गिरा था। तो ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मेरे को आपको देनी थी इस क्वेश्चन से रिलेटेड। तो नागासाकी पे गिरा था प्लूटोनियम। इसका अगर मैं वो नंबर बताऊं तो ये 239 है और यूरेनियम है 238। ओके ओके, आगे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या है, ये है हमारा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH2, क्योंकि मैग्नीशियम का +2 होता है, OH का -1 होता है, इसलिए 2 मोल्स लेंगे ताकि -2 हो सके। तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, डायरेक्ट क्वेश्चन है। ये क्या करता है, ये एंटा एसिड होता है। हमारे स्टमक में, पेट में जब भी एसिडिटी होती है तो हम इस केमिकल को लेते हैं तो क्या होगा, वो एसिडिटी कम हो जाएगी, क्योंकि ये बेसिक इन नेचर होता है, एल्कलाइन होता है। ठीक है, तो ये इसका काम होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वायरमेंटल पोल्यूटेंट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। हाँ जी, इस पे कई बारी क्वेश्चन बन जाता है। एसिड रेन में क्या चीज़ उपस्थित होती है, एसिड रेन उसको क्यों बोलते हैं, उसमें क्या होता है। तो एसिड रेन आपको बस इतना सा याद रखना है कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं और सल्फर के ऑक्साइड्स होते हैं। ठीक है, एसिड रेन जो होती है उसमें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और सल्फर ऑक्साइड्स होते हैं। अभी x मतलब आप इसको 2 भी कर सकते हो, 3 भी कर सकते हो। तो इसके साथ जैसे ही पानी, क्योंकि रेन है, पानी है, जैसे ये पानी से कांटेक्ट में आता है तो ये HNO3 बना देता है, जिसको हम बोलते हैं निट्रिक एसिड। बड़ा ही हाईली कॉन्सेंट्रेटेड एसिड होता है, कोरोजन कर मतलब कि कोरोड कर देता है, कोई भी सरफेस को ख़राब करने की इसमें क्षमता होती है। और SOX मतलब जो सल्फर ऑक्साइड्स होता है, ये जब पानी के कॉन्टैक्ट में आते हैं तो ये बना देते हैं सल्फ्यूरिक एसिड, जो कि अगेन बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है, अम्ल है ना। तो सीधा सीधा देखना है अपन को, कार्बन डाइऑक्साइड तो होता ही नहीं है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड CO ये एसिड रेन में काम नहीं आता, ये ग्लोबल गैसेस ग्रीन हाउस गैसेस में इसको हम आगे पढ़ेंगे। कंबाइंड नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड, बिल्कुल सही है। नाइट्रस ऑक्साइड नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स एंड सल्फर डाइऑक्साइड जो कि सल्फर ऑक्साइड है। लास्ट है कंबाइंड ओजोन एंड कार्बन डाइऑक्साइड, नहीं।
तो ये आपको याद रखना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर ऑक्साइड। नाइट्रोजन ऑक्साइड से बनता है निट्रिक एसिड और सल्फर डाइऑक्साइड से बनता है H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत ज़्यादा हार्मफुल नेचर के होते हैं ये। विच मेटल कैन बी कट विद नाइफ, किसको आप चाकू से आसानी से कट कर सकते हो? तो जो जितना सॉफ्ट होगा उतना आसानी से कट जाएगा। तो इनमें जितने भी मेटल्स लिखे हैं इसमें सबसे ज़्यादा सॉफ्ट मेटल होता है सोडियम। सोडियम आसानी से चाकू से कट के 2 पीसेस में आप उसको काट सकते हो। सॉफ्ट मेटल है काफ़ी, हार्ड नहीं। द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम इज, पहले तो समझते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम क्या होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या मतलब है कि किसी भी एलिमेंट में क्षमता हो कि वो किसी भी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित या खींच सके। इन इंग्लिश वी से इट इज़ द टेंडेंसी ऑफ एन एलिमेंट टू अट्रैक्ट अ शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन टूवर्ड्स इटसेल्फ। तो जो जितना ज़्यादा अपने पास इलेक्ट्रॉन को खींचने की क्षमता रखेगा उतनी उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा बढ़ेगी। अब हम पीरियोडिक टेबल में बात करें तो हमारे जितने भी 17 वाले ग्रुप के जो भी होते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन, ये सब हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स होते हैं। और अगर मैं आपको 3 बेस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम्स की बात करूँ तो हम इसको बोलते हैं फॉन, ऐसे याद रखते हैं। जिसमें सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है फॉन, जिसमें F का लगभग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसके ऊपर नापी जाती है? पॉलिंग स्केल पे नापते हैं इसको। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर मुझे किसी एलिमेंट की जाननी है तो पॉलिंग स्केल पे उसको नापते हैं। पॉलिंग स्केल पे सबसे ज़्यादा आती है फ्लोरीन की, जो कि 4 के आसपास होती है। ऑक्सीजन की लगभग 3 के आसपास, 3.5 के आसपास, नाइट्रोजन की अप्रॉक्सीमेटली 3, और नाइट्रोजन और क्लोरीन भी इसके आसपास ही रहता है। इतना अपन फॉन लेके चलते हैं ना, तो सबसे ज़्यादा होती है फ्लोरीन की, फिर ऑक्सीजन की, फिर नाइट्रोजन की। तो ये है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। डेफिनेशन के साथ आपको इसको मैंने बताया है। हु प्रोपाउंडेड द, ये एक्चुअली हिंदी में अष्टक है ना, ये इंग्लिश में है ऑक्टेव। ऑक्टेव, वो अपन सारे गा मा पादा निसा करते हैं ना, वो 8 ऑक्टेव बोलते हैं, उसी से ये टर्म आया है ऑक्टेव। ऑक्टेव मतलब 8, ऑक्टेव मतलब 8। यहाँ पे थोड़ा आपका एक्स्ट्रा टाइम लेके थोड़ा सा आपको थियरी वाली चीज़ यहीं पे सबके सामने साथ में समझा देती हूँ। रूल रिलेटेड टू द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स। जब भी एलिमेंट्स को वर्गीकरण किया था उनका, तो स्टार्टिंग से लगाकर एंड तक किस साइंटिस्ट ने वर्गीकरण किस प्रकार किया था वो मैं आपको थोड़ा सा बताती हूँ। सबसे पहले किया था डोब्रीनर ने, यहाँ पे आपको दिख जाएगा ना, हाँ, जो भी है डोब्रीनर, इसने किया था। और इसने क्या किया था, एलिमेंट्स को 3 के नंबर में सारे एलिमेंट्स का वर्गीकरण किया था। 3 एलिमेंट्स के हिसाब से उसने सबको क्लासिफाई किया था। फिर आए थे हमारे न्यूलैंड्स, ठीक है, सब सेकंड नंबर पे आए थे न्यूलैंड्स, और इन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को 8 के नंबर में उस फॉर्म में एलिमेंट्स को रखा था, 8 के फॉर्म में, इसीलिए इसका आंसर तो न्यूलैंड है, और जिसको ऑक्टेव भी बोला है। और ये 3 के में इसको बोलता है ट्रायड, नाम सुना होगा आपने। डोब्रीनर ने ट्रायड्स दिया था, न्यूलैंड ने दिया था ऑक्टेव रूल, 8 के नंबर से इसने बांटा था। तीसरे नंबर पे आए थे हमारे मेंडलीव भाई साहब। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने लगभग 63 एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया था। बट इन्होंने क्या बेस लिया था, आधार क्या लिया था, एटॉमिक मास लिया था। जो भी एलिमेंट का एटॉमिक मास है उसके हिसाब से इसने सबको क्या कर दिया, क्लासिफाई कर दिया, फिट कर दिया 63 एलिमेंट्स को। इनके बाद आए थे मोज़ले, हाँ, ये आए थे। इन्होंने एलिमेंट्स को क्लासिफाई किया इसी तरीके से, बट डिफरेंस क्या था, इन्होंने एटॉमिक नंबर को आधार लिया था। जो भी एटॉमिक नंबर के हिसाब से एलिमेंट्स को वर्गीकरण किया था। और लास्ट में आए थे हमारे नील्स बोर। इन्होंने भी सेम एटॉमिक नंबर के आधार पे ही वर्गीकरण किया था, लेकिन इन्होंने जो किया था उसको हम बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। और मोज़ले ने जो किया था उसको बोलते हैं लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। हाँ, इन्होंने जो किया था उसको हम बोलते हैं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल।
मतलब बेसिकली स्टार्ट तो मोज़ले से हो गया था, इन्होंने एटॉमिक नंबर पहचान के सबको क्लासिफाई किया, और नील्स बोर ने लॉन्ग फॉर्म मतलब कि इन्होंने 118 एलिमेंट्स जो थे उनको क्लासिफाई करने की कोशिश की। तो ऊपर से नीचे देखें तो पहला नंबर डोबरी ने 3 को किया था, न्यूलैंड जिन्होंने 8 एलिमेंट्स को रखा था, मेंडलीव ने 63 को किया था लेकिन मास को लेके किया था। मोज़ले आए, इन्होंने बहुत सही तरीके से कंसेप्ट अप्लाई करके एटॉमिक नंबर को कंसिडर किया, और फिर नील्स बोर ने कुछ नहीं किया, बस इसी को आगे फॉरवर्ड किया और उसको लॉन्ग फॉर्म के अंदर इतने सारे एलिमेंट्स को क्लासिफाई कर दिया। तो ये है इसकी पूरी की पूरी थियोरी। द हेवीएस्ट मेटल इज, सबसे ज़्यादा भारी इसमें से मेटल कौन सा है, तो वो है हमारा ऑस्मियम। थोड़े से आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स दे देती हूँ। जब भी हम हैवी की बात करते हैं तो हम बात करते हैं डेंसिटी की, कि वो कितना ज़्यादा डेंस है ना, और डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ये होता है। अगर मैं सिर्फ सिर्फ मास की बात करूँगी तो वो गलत हो जाएगा, डेंसिटी की मुझे बात करनी पड़ेगी, डेंसिटी को हमें कंसिडर करना पड़ेगा। तो ऑस्मियम की नॉर्मल जो डेंसिटी होती है वो होती है लगभग 22 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अब क्योंकि डेंसिटी क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास हो गया ग्राम, वॉल्यूम हो गया क्यूबिक सेंटीमीटर। तो ऑस्मियम की होती है 22, मर्क्यूरी की होती है 19, यूनिट सेम रहेगी हमारी। फिर आते हैं गोल्ड की होती है लगभग 13 और सिल्वर की होती है लगभग 10। तो सबसे सही आंसर है ऑस्मियम। हु इज द ओरिजिनेटर ऑफ मॉडर्न पीरियड, देखा आ गया ना, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को किसने ओरिजिनेट किया था, किसने शुरू किया था, तो मोज़ले ने किया था, लेकिन लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल वो किया था नील्स बोर ने, ठीक है। तो मोज़ले, मेंडलीव ये हमने ऑलरेडी पहले पढ़ लिया, इनका तो कोई योगदान ही नहीं था पीरियोडिक टेबल को लेके। विच इज़ द मोस्ट स्टेबल इकोसिस्टम, ये मैं थोड़ा यहाँ पे बात करना चाहूँगी। स्टेबल इकोसिस्टम, स्थाई इकोसिस्टम। मेरा हिंदी थोड़ा सा वीक है तो मैं इसलिए इंग्लिश में, बट मैं ट्राई करती हूँ कि मैं हिंदी में पूरा एक्सप्लेनेशन रखने की कोशिश करूँ। तो देखिए स्टेबल इकोसिस्टम क्या, इसीलिए देखो हिंदी में भी लिखी है सारी की सारी चीज़ें, तो मैं जो भी चीज़ बोल रही हूँ उसका हिंदी में ऑलरेडी लिखा हुआ है, बस मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ एक्स्ट्रा। तो आई होप आपको इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा उसमें। तो स्टेबल इकोसिस्टम क्या होता है, इसको बताने के लिए हम दो चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। पहला ये कि वो चीज़ कितनी ज़्यादा एरिया कवर करता है, कितना ज़्यादा बड़ा है। तो अगर हम यहाँ पर देखिए फॉरेस्ट है, ग्रासलैंड घास के मैदान, रेगिस्तान डेजर्ट और समुद्री मरीन, तो हमें पता है कि हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो 70% तो पानी दिखता है हमको, तो समुद्र जो है वो सबसे ज़्यादा 70% जो है दिखता है जो हमें, वो होता है समुद्र। 30% में हमारी ज़मीन आती है, लैंड आता है, और उसमें भी थोड़ा फॉरेस्ट में चला जाता है, कोई ग्रासलैंड में, और बहुत कम रहता है डेजर्ट और माउंटेन्स जो होते हैं। इसमें माउंटेन नहीं है ऑप्शन, आप माउंटेन को भी इसमें इंक्लूड कर सकते हो, माउंटेन भी कभी कभार क्वेश्चन में डाल देते हैं ऑप्शंस में। तो ये सारी चीज़ें आपको दिख जाएंगे, ठीक है। तो अगर हम परसेंटेज की बात करें तो सबसे ज़्यादा बड़ा इकोसिस्टम किसका है, मरीन का है, तो इससे ये आंसर टिक होता है। दूसरा फैक्टर जो मैं आपको बताई थी जिसको हमें और कंसिडर करना होता है, वो होता है कि क्या हम स्थाई की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, तो स्टेबल मतलब क्या होता है कि वो फिक्स है, उसको परिवर्तित नहीं करना चाहिए हमें, या वो नहीं हो सकता। तो आपने देखा होगा जो ह्यूमंस है उन्होंने माउंटेन्स को तोड़ तोड़ के सड़कें बना दी, कुछ मतलब उसको तोड़ के उस चीज़ को कम कर दिया। फॉरेस्ट है, या तो उसमें आग लग गई, या हमने क्या किया, फॉरेस्ट को तोड़ के सिविलाइजेशन, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स बनाने लग गए। ग्रासलैंड को भी ह्यूमंस ने नहीं बख्शा, यहाँ पे भी उन्होंने अपना जो भी उनको डेवलपमेंट करना था वो कर दिया। डेजर्ट्स वैसे ही इनका परसेंटेज बहुत कम होता है। तो हमने देखा समुद्र का जो, जहाँ पे भी आपने देखा होगा समुद्र पे इंसानों ने इतना ज़्यादा काम नहीं किया, वहाँ पे इतना ज़्यादा बदलाव नहीं हुआ है, क्योंकि वो 70% रेशियो है, तो वहाँ पे बदलाव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये सेकंड फैक्टर है जिसकी वजह से हम कहते हैं कि जो मरीन है, समुद्री है, वो सबसे ज़्यादा स्टेबल माना जाता है। आइडेंटिफाई द मैन मेड एलिमेंट, हाँ मैन मेड, इंसानों द्वारा बनाया गया एलिमेंट कौन सा है, तो कार्बन, गोल्ड और कैल्शियम, ये तो बहुत एंशिएंट टाइम, पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। जब भी आपको कुछ ऐसा सा नाम दिखे ना, अजीब सा, थोड़ा
वैसा, तो वो अपन को जनरली वो टिक हो जाता है। तो कैलिफोर्नियम है ये, इसको कैलिफोर्निया में लेबोरेटरी में बनाया था साइंटिस्ट ने, इसलिए इसका नाम कैलिफोर्नियम रख दिया। तो इस ट्रिक क्या है इसका, क्या पता इसके जगह कुछ और आ जाए, है ना। तो जो एलिमेंट्स आपको पता है कि हाँ ये तो हम पीरियोडिक टेबल में देखते रहते हैं, तो वो तो बहुत पहले के हैं। जो कुछ ईएम कैलिफोर्नियम या कुछ और बड़ा सा नाम जहाँ पे वो बनाया जाता है या जिस साइंटिस्ट ने वो बनाया उसके नाम पे भी रख देते हैं, तो जहाँ पे आपको ऐसा ऑप्शन लगे वो टिक कर दो, ठीक है, वो सही ऑप्शन हो जाता है। द लास्ट मेंबर ऑफ द पीरियड इज, तो पीरियड क्या होता है, ऊपर से नीचे जब हम जाते हैं तो पीरियड्स बोलते हैं, और लेफ्ट से जब राइट जाते हैं तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप, राइट। तो ये कह रहा है कि जब लास्ट मेंबर ऑफ पीरियड, यहाँ पर जो लास्ट मेंबर होगा वो क्या होता है, वो मेटल होता है कि हेलोजन होता है कि इनर्ट होता है या मेटलॉइड। मेटलॉइड तो गिनती के 7 होते हैं, पी ब्लॉक में होते हैं, ठीक है, ऐसे डायगोनल शेप में होते हैं, टेढ़े रूप में ये पाए जाते हैं मेटलॉइड, तो ये तो गिनती के 7 ही होते हैं, ऑप्शन कट जाएगा ये। इनर्ट गैस जो भी हमारी नोबल गैसेज है, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, ज़ेनॉन, राइट साइड में सबसे लास्ट वाला जो पीरियड है वो है, तो ये भी तो सिर्फ पी ब्लॉक में ही पाया जा रहा है, तो ये भी कट गया। हैलोजन, हैलोजन हमें पता है फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एसिटीन, तो ये भी 7 जो ग्रुप है वहाँ पर है। मेटल्स, तो मेंबर ऑफ द लास्ट मेंबर ऑफ, तो जब भी हम ऊपर से नीचे जाते हैं तो एटम का साइज क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है, क्योंकि उसके शेल्स जो हैं वो बढ़ते हैं, है ना, SPDF बढ़ता जाता है। तो जब तक हम नीचे जाते हैं वो एटम का साइज बहुत बड़ा जाता है और उसके अंदर जो प्रॉपर्टी, जो गुण है वो मेटल्स के ज़्यादा अधिक होने लगते हैं, इसीलिए हम मेटल को टिक करेंगे, मेटल हमारा राइट आंसर होगा। Which type of fire extinguisher is used for a fire caused by petrol? अगर पेट्रोल की वजह से आग लगी है तो क्या पानी डालेंगे? नहीं, इसका भी आगे है क्वेश्चन, उसमें डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। तो जब भी किसी लिक्विड, फ्लेमेबल लिक्विड, जिससे जो ज्वलनशील लिक्विड्स जिनको बोलते हैं, अगर उनकी वजह से आग लगती है तो हम क्या फायर एक्सटिंग्विशर यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं फोमी, झाग वाले टाइप के, पानी यूज़ नहीं कर सकते इसलिए हम झाग यूज़ करते हैं। आंसर इज ए। विच ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल हैज़ द हाइएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन? कोल के 4 प्रकार होते हैं, पीट, लिग्नाइट, बिटुमिनस एंड एंथ्रासाइट। तो ये कह रहा है सबसे ज़्यादा परसेंटेज कार्बन किस में पाया जाता है, तो मैं एक बार बता देती हूँ। पीट से लिग्नाइट बनता है, लिग्नाइट से बिटुमिनस और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट। कैसे बनता है, इनको हम बहुत ज़्यादा हाई हीट करते हैं, इनको बहुत ज़्यादा टेम्परेचर इनको देते हैं, तो टेम्परेचर से क्या होता है, जितना भी मॉइस्चर होता है, जितना भी H2O होता है वो बाहर निकलता जाता है और जो कार्बन का कंटेंट है वो बढ़ता जाता है। तो इससे ये और लास्ट में हमारा आता है एंथ्रासाइट, तो इसके अंदर लगभग 90 से शायद 95% तक आपको कार्बन मिल जाएगा। तो ये सबसे ज़्यादा प्योर फॉर्म होता है, और पीट इसमें शायद 40 से 50 के आसपास कुछ ऐसा है। तो जैसे हम नीचे से, या आप इसको ऑर्डर में भी पूछ सकते हैं ना, ऑर्डर से भी पूछ सकते हैं। तो पीट से लिग्नाइट, लिग्नाइट से बिटुमिनस और बिटुमिनस से एंथ्रासाइट। द फ्यूल यूज्ड टू प्रोपेल अ रॉकेट इज कॉल्ड। बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है। प्रोपेल अ रॉकेट यानी रॉकेट को नीचे से जब हमें ऊपर लेके जाना है तो हम क्या इस्तेमाल करते हैं कि वो ऊपर चला जाए स्पेस में, तो सिंपल प्रोपेल को करने के लिए हम प्रोपेलेंट यूज़ करते हैं। एकदम इजी सा क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें कुछ थियरी है नहीं। प्रोड्यूसर गैस इज़ अ मिक्सचर ऑफ, प्रोड्यूसर गैस जो है ये किस चीज़ का बना होता है? ये CO1 लिखा हुआ है कंफ्यूज करने के लिए, एक्चुअली ये CO है, कार्बन मोनोऑक्साइड, 1 डाल दे तो बच्चे उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं। तो सिंपल कार्बन मोनोऑक्साइड और H2 हाइड्रोजन, इन दोनों को जब हम मिक्स करते हैं तो हमें प्रोड्यूसर गैस मिलती है। नाइट्रोजन नहीं है, CO2 नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है, तो CO1 एंड H2, डी ऑप्शन। हाउ मेनी ओजोन मॉलिक्यूल्स कैन 1 मॉलिक्यूल ऑफ CFC डिस्ट्रॉय बाय? ये समझते हैं थोड़ा सा। ओजोन इज O3, CFC क्या होता है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, इसमें क्लोरीन होता है, फ्लोरीन होता है और कार्बन होता है, ठीक है। ओजोन इज O3। तो ये कह रहा है कि एक CFC का जो मॉलिक्यूल है वो ओजोन के कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स को इकट्ठा मतलब डिस्ट्रॉय कर सकता है, तोड़ सकता है, ठीक है।
इन अ चेन एक्शन, क्योंकि ये चेन रिएक्शंस होते हैं इसलिए। तो इसमें हमें ये चीज़ समझनी है कि जब भी CFC निकलता है, जनरली जैसे फ्रिजेस में जो हम AC वगैरह यूज़ करते हैं उसमें CFC बहुत इस्तेमाल होती है। तो जो ये CFC जब ये बाहर निकलती है इन्वायरमेंट में जाती है, तो इस पर जैसे ही अल्ट्रा वायलेट रेज पड़ते हैं, UV रेडिएशन जिसको हम बोलते हैं, सन से जो आते हैं, तो इसके अंदर क्या होता है, जो क्लोरीन एटम है वो रिलीज हो जाता है, बाहर निकल जाता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन से क्लोरीन बाहर निकल जाता है, और ये एक क्लोरीन कम से कम 1 लाख ओजोन के मॉलिक्यूल्स को तबाह करने की क्षमता रखता है। ठीक है, तो 1 CFC जिससे एक क्लोरीन निकलता है, ये क्लोरीन इकलौता 1 लाख, जिसमें कितने जीरो होते हैं, 5, 1 लाख ओजोन मॉलिक्यूल्स को डिस्ट्रॉय करने की क्षमता रखता है। तो 1 लाख बहुत ज़्यादा नंबर है ये वैसे। इट इज़ फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग 2 और मोर सिमिलर एटम्स। क्या बात कर रहे हैं, 2 या 2 से अधिक सिमिलर यानी एक समान, एक जैसे, और एटम्स। जब हम एक जैसे एटम्स को ज्वाइन करते हैं तो क्या बनता है, एलिमेंट बनता है। मेरे मैटर वाले जो डिस्कशन अगर आप लोगों ने सुना होगा, उसमें मैटर में मैंने एलिमेंट, कंपाउंड, मिक्सचर बहुत अच्छे से डिस्कस किया, उसमें ये पूरा कंसेप्ट है। तो एक तरीके के जो एटम्स होते हैं उनको हम बोलते हैं एलिमेंट्स। सॉल्ट्स तो सिंपल, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव से सॉल्ट बनता है। कंपाउंड क्या होता है, कंपाउंड एक फिक्स रेशियो में, अगर मैंने 2 एटम्स को, 2 एलिमेंट्स को अगर मैंने फिक्स रेशियो में ज्वाइन किया तो वो कंपाउंड बनता है। और मॉलिक्यूल मतलब मॉलिक्यूल बेसिकली एक, जैसे कंपाउंड है H2O, पूरा H2O है, उसमें से एक मॉलिक्यूल अगर मैं निकालूंगी तो वो एक H2O निकालूंगी तो वो मॉलिक्यूल हो जाएगा। तो हमारा आंसर इज एलिमेंट। एलिमेंट को हम तोड़ नहीं सकते क्योंकि वो एक ही नंबर ऑफ, एक ही सिमिलर एटम से बने हुए होते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है पहले वो समझते हैं। हिंदी में क्या है, सबसे अधिक ऊष्मीय मान है। कैलोरीफिक वैल्यू क्या होती है, अगर मैंने कोई चीज़, कोई सब्सटेंस का सपोज करो 1 ग्राम लिया है, उस 1 ग्राम में जब मैं उसको जलाऊंगी तो उससे कितना अमाउंट ऑफ एनर्जी, कितनी अमाउंट ऑफ ऊर्जा जो है वो रिलीज होगी, तो उसी को हम बोलते हैं कैलोरीफिक वैल्यू। तो हम तो क्या चाहेंगे कि कम से कम चीज़ लें और उससे ज़्यादा हमको एनर्जी मिल सके। तो जिसकी ज़्यादा कैलोरीफिक वैल्यू होगी वो हमारे काम की चीज़ हो जाएगी, है ना। तो ये पूछ रहा है सबसे हाईएस्ट कैलोरीफिक वैल्यू किसकी है, तो वो है हाइड्रोजन की। लेकिन आपने देखा होगा जो गैस सिलेंडर्स वगैरह आते हैं उसमें हाइड्रोजन कहाँ होता है। जब इसकी कैलोरीफिक इतनी अच्छी कैलोरीफिक वैल्यू है तो हम हाइड्रोजन क्यों नहीं इस्तेमाल करते। तो इसका एक रीज़न है, ये क्या होता है ट्रांसपोर्टेशन में, क्योंकि ये बहुत एक्सप्लोसिव नेचर का होता है, तो ये ट्रांसपोर्टेशन करने में या स्टोर इसको हम बहुत मुश्किल से कर पाते हैं, स्टोर नहीं हो पाता ये अच्छे से, इसलिए हम हाइड्रोजन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। बट इसकी कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज़्यादा अधिक होती है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑर्गेनिक एसिड। हाँ जी, 2 एसिड्स होते हैं, एक होता है मिनरल एसिड और एक होता है ऑर्गेनिक एसिड। समझिएगा, कभी गलत नहीं करेंगे ये आप क्वेश्चन। मिनरल एसिड्स और ऑर्गेनिक एसिड्स, जो भी एसिड्स के अंदर आपको कार्बन दिख रहा है, अगर उस एसिड में कार्बन है तो वो ऑर्गेनिक एसिड हो जाएगा, अगर उसमें कार्बन नहीं है तो वो क्या होगा, मिनरल एसिड। जनरली दोनों में डिफरेंस भी बता देती हूँ। मिनरल एसिड जो होते हैं ये ज़्यादा ताकतवर होते हैं, ये थोड़े कम वाले टाइप के होते हैं। ये क्या हुआ, शायद गलती से नीचे से कुछ मुझसे दब गया, कोई ना, वापस लेके आ जाएंगे, स्लाइड्स यहीं पर ही हैं। कहाँ तक बात कर ली हमने, आई थिंक ये वाली स्लाइड है। हाइड्रोजन हो गया, अच्छा आई थिंक ये स्लाइड ही चली गई है। हाँ, आई थिंक वो स्लाइड ही डिलीट हो गई है, बट कोई बात नहीं, मैं समझा देती हूँ आपको, ऐसे ही जनरल समझा देती हूँ मिनरल एसिड का और ऑर्गेनिक एसिड का। तो उसमें जो ऑप्शंस थे जहाँ तक मुझे याद है वो क्या क्या ऑप्शंस थे, एक तो था निट्रिक एसिड HNO3, एक था सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, एक था सिट्रिक एसिड जो कि होता है C6H8O7,
और एक था आई थिंक हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। आप थोड़ा रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, मैं तो अभी नहीं कर सकती, आप लेक्चर को थोड़ा बैक करके देख सकते हैं, आई थिंक यही थे। तो ऑर्गेनिक एसिड्स क्या होते हैं, इसमें कार्बन होता है, तो सिट्रिक एसिड जो हमारा आंसर है वो राइट ऑप्शन है। सिट्रिक एसिड जो है ये ऑर्गेनिक एसिड है, बाकी ये सारे के सारे क्या है, मिनरल एसिड। बस इतना ही था। अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझाती हूँ, चलिए छोड़िए। Which one is not a fossil fuel or is not obtained from a fossil fuel? बेसिकली इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है। फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, जो बहुत मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले अगर जो भी प्लांट्स और एनिमल्स के जो रिमेन्स हो जाते हैं, जो बच्चे कुछ जो चीज़ें होती हैं, जब वो मर जाते हैं उनका डेड बॉडी, तो वो बरिड हो जाता है अर्थ क्रस्ट में, और फिर उसको जब अपन एक्सट्रैक्ट करते हैं तो वो फॉसिल फ्यूल होता है। तो ये कह रहा है इनमें से कौन सा फॉसिल फ्यूल नहीं है, तो LPG, नेचुरल गैस, CNG, पेट्रोल, ये सब के सब क्या होते हैं, फॉसिल फ्यूल्स होते हैं ना, वहाँ से हमें ऑब्टेन होते हैं। लेकिन गोबर गैस जो होती है, ये जनरली जो काऊ डंग होता है, जो गोबर होता है, उससे ये रिलीज होती है, या इसको बायोगैस भी बोलते हैं। तो ये जो है ये हमारी फॉसिल फ्यूल से ऑब्टेन्ड नहीं होती है, ऑर्गेनिकली इसको ऑब्टेन करते हैं। मेनली रिजाइड्स इन, हाँ, नेचुरल गैस में मेनली आमतौर पे कौन सी गैस होती है, तो वो होती है मीथेन, CH4। मीथेन गैस सबसे ज़्यादा पाई जाती है। ये भी होते हैं लेकिन बहुत कम मात्रा में होता है। मेनली पूछा है सबसे ज़्यादा, तो वो क्या होगी, हमारी मीथेन गैस होगी। व्हाट कॉजेज मैक्सिमम पोल्यूशन, सबसे ज़्यादा पोल्यूशन, प्रदूषण कौन सी गैस करती है, तो मैं आपको बता देती हूँ। ऑक्सीजन तो प्रदूषण करती ही नहीं है, ऑक्सीजन तो हम लेते हैं, है ना, इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। नाइट्रोजन N2, इससे भी पोल्यूशन नहीं होता। अगर नाइट्रोजन ऑक्साइड बोलता ये तो हम सोचते भी, सल्फर ऑक्साइड बोलता तो भी सही है, तो ये ऑप्शन भी हमारा कट हो गया। CO एंड CO2, CO होता है कार्बन मोनोऑक्साइड, ये भी पॉइजनस है, पोल्यूशन करता है। CO2 तो करता ही करता है, हमारे व्हीकल्स में CO2 ही जनरली रिलीज होता है, सबसे ज़्यादा मात्रा में CO2 होता है। CO भी होता है, लेकिन CO क्या होता है, अगर ये क्वेश्चन उल्टा पूछते कि सबसे ज़्यादा हार्मफुल या पॉइजनस कौन सी गैस होती है, तो हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। ये इससे इंसान की जान भी जा सकती है, इतनी ज़्यादा पॉइजनस होती है। कार्बन डाइऑक्साइड जो है, इससे जान तो नहीं जाती, पर ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में हमारे इन्वायरमेंट में, जो भी इंडस्ट्रीज, फैक्ट्रीज से भी यही गैस निकलती है। तो जो मैक्सिमम नंबर है वो है CO2 का, और सबसे ज़्यादा घातक, हार्मफुल, वो है कार्बन मोनोऑक्साइड। दोनों बातें मैंने आपको इसमें क्लियर कर दी है। वाटर कैन नॉट एक्सटिंग्विश बर्निंग पेट्रोल बिकॉज, देखिए मैंने आपको इसी में बताया था ना कि एक क्वेश्चन आएगा आगे। जो पानी है, अगर पेट्रोल से आग लगी है तो मैं उसको पानी से क्यों नहीं बुझा सकती, ये प्रश्न पूछा है। तो इसके दो कारण हैं। पहला तो ये कि पानी और पेट्रोल ये दोनों मिक्स नहीं होते, घुलते नहीं है एक दूसरे में, तो क्या होगा, पेट्रोल की जो डेंसिटी होती है वो पानी से थोड़ी कम होती है, तो पेट्रोल तो ऊपर तैरेगा और नीचे पानी रहेगा, तो दोनों घुल ही नहीं पा रहे, तो बेचारा पानी तो क्या ही काम कर पाएगा उस पर, तो वो ऑप्शन में ही नहीं हो पाएगा, वो उसको हेल्प ही नहीं कर पाएगा बुझाने में। दूसरा रीज़न कि क्योंकि पानी जो है वो आसानी से उधर उधर बह जाता है ना, तो क्या करेगा, जैसे ही पानी पेट्रोल के कांटेक्ट में आएगा तो इजीली उसको और ज़्यादा आग को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में मदद करेगा, तो उससे आग और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो इसीलिए हम पानी का इस्तेमाल नहीं करते। तो इसका ऑप्शन नंबर C, पेट्रोल फ्लोट्स ऑन वाटर, पानी के ऊपर तैरने लगता है क्योंकि उसकी डेंसिटी क्या होती है, कम होती है, और वो दोनों जो पेट्रोल और जो वाटर है वो इनविजिबल होते हैं, एक दूसरे में घुलते नहीं हैं, इसीलिए भी वो काम नहीं कर सकते। What is the liquefied mixture of normal butane and isobutane? नॉर्मल ब्यूटेन क्या होता है, 4 कार्बन उपस्थित होते हैं। आइसोब्यूटेन क्या होता है, ये 1 2 3 4, ये अपना आइसोब्यूटेन, ठीक है। तो व्हाट इज लिक्विफाइड मिक्सचर ऑफ नॉर्मल ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन, अगर मैं इन दोनों को मिक्स करती हूँ तो उससे कौन सा लिक्विफाइड मिक्सचर मुझको मिलता है, तो मुझको मिलता है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, LPG। LPG, ये क्वेश्चन और उल्टा में भी पूछ सकते हैं कि LPG में क्या सबसे ज़्यादा मात्रा में होता है, तो ब्यूटेन होता है और आइसोब्यूटेन होता है। दोनों तरीके से ये प्रश्न पूछा जा सकता है।
व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर अ गुड फ्यूल? एक अच्छे फ्यूल, ईंधन है ना, अच्छे ईंधन की क्या कंडीशंस होती है, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए तब उसको हम अच्छा ईंधन बोलेंगे? तो उसके अंदर हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए, मैंने बात कर ली थी हाई कैलोरीफिक वैल्यू की, कि जिसमें हम कम से कम मात्रा में ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा उत्पन्न कर सके, तो हाई कैलोरीफिक वैल्यू होनी चाहिए। इट शुड बी ईजीली कंबस्टिबल, आसानी से जलना चाहिए, कंबस्टिबल है ना, उसमें अगर हम आग लगाए तो फटाफट लग जानी चाहिए। इट शुड हैव सुटेबल इग्निशन टेम्परेचर, उपयुक्त उसका ज्वलन ताप उपयुक्त होना चाहिए। जैसे कि अगर लकड़ी को अगर मैं जैसे जलाऊं, है ना, तो लकड़ी को जलाने में मुझे थोड़ा ज़्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, थोड़ा ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा, और वही मैं पेट्रोल को अगर जलाऊं तो ठक से जल जाएगा, है ना, तो वो वाली बात। तो ये भी बिल्कुल सही है। ऑल एप्लीकेबल, ऑल ऑफ दी अबव, तो फाइनल आंसर हमारा क्या है? ये सारी की सारी चीज़ें उसमें, क्वालिटीज़ उसमें होनी चाहिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल्स इज यूज फॉर गैस वेल्डिंग? डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल। गैस वेल्डिंग में कौन सा इस्तेमाल किया जाता है? तो वो किया जाता है एसिटिलीन। एसिटिलीन गैस वेल्डिंग में काम लिया जाता है। लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस विच इज एलपीजी, इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। एलपीजी किस चीज़ का मिक्सचर है? इससे जस्ट पहले हमने यही क्वेश्चन किया था, ऑपोजिट एकदम हो गया। देखो ब्यूटेन था, हाँ, हाइड्रोजन तो नहीं था, ब्यूटेन है, प्रोपेन है, ईथेन है, इसको कंसिडर कर सकते हैं। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो होता ही नहीं है। हाइड्रोजन, मीथेन नहीं, ये भी नहीं, तो हमारा राइट आंसर है बी। उसमें कुछ मात्रा में ब्यूटेन होगा। अब ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन है तो ब्यूटेन ही, प्रोपेन भी होता है एंड ईथेन भी होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर अमाउंट पूछे कि भाई सबसे ज़्यादा क्या होता है, तो ब्यूटेन होता है। ठीक है, ब्यूटेन भी होगा, प्रोपेन भी होगा, ईथेन, ये सब होते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा ब्यूटेन होता है। तो ऑप्शन नंबर बी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस किस चीज़ से बनता है? द एसिड यूज्ड इन कार बैटरीज, डायरेक्ट क्वेश्चन है, कार की बैटरी में कौन सा एसिड यूज़ किया जाता है? तो किया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड, H2SO4, सी ऑप्शन। विच केमिकल इज यूज टू प्रिजर्व द फूड ग्रेन्स? हाँ, हिंदी में क्या है, हाँ, जो भी हमारे जो फूड ग्रेन्स होते हैं उनको सुरक्षित करने के लिए हम कौन सा प्रकार का केमिकल इस्तेमाल करते हैं? डायरेक्ट क्वेश्चन है एकदम, तो इसका आंसर है सोडियम बेंजोएट। हम सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं ताकि हमारा खाना खराब ना हो, उस पर किसी भी प्रकार की कीटाणु ना लगे, बैक्टीरिया ना लगे, तो वो प्रिजर्व रहे, है ना, तो सोडियम बेंजोएट का इस्तेमाल करते हैं। In a simple fire extinguisher, CO2 is produced by which of the following reaction? हाँ जी, हमें पता है कि फायर एक्सटिंग्विशन जो हम करते हैं उसमें से CO2 गैस निकलती है ना, पर वो कौन सा रिएक्शन क्या होता है जिसकी वजह से वो CO2 गैस निकलती है? तो वो रिएक्शन, हाँ देखिए, ये तो बिल्कुल लाइमस्टोन तो होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये नहीं, मार्बल भी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम की तो बात ही नहीं करते, ये दो ऑप्शंस तो वैसे ही कट हो गए। यहाँ देखिएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड सोडियम कार्बोनेट, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, डाइल्यूट एसिड, अब सल्फ्यूरिक एसिड भी तो एसिड ही है, तो ये दोनों ऑप्शन तो सेम ही हुए, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड बोलो, चाहे डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड बोलो, चाहे डाइल्यूट एसिड बोलो, दोनों सेम है। डिफरेंस कहाँ है? सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, तो राइट आंसर है सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट जिसमें H आ जाता है, इसके अंदर जो भी रिएक्शन होती है उसमें हमें CO2 जो गैस है वो रिलीज आउट होती है, सोडियम कार्बोनेट में नहीं होती है, सोडियम बाइकार्बोनेट CO2 रिलीज होती है। ओके, लाइमस्टोन और उसमें तो वो तो कैल्शियम के कंपाउंड से, तो उसमें नहीं होगा वो कैल्शियम कार्बोनेट। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्यूल हैज़ द हाइएस्ट कैलोरीफिक, ये तो आई थिंक क्वेश्चन रिपीट ही हो गया, हाइड्रोजन, इसकी तो हमने बात ऑलरेडी कर ली थी और मैंने डेफिनेशन भी बताया था आपको कि दोनों में क्या डेफिनेशन। विच केमिकल इज एडेड टू वॉशिंग पाउडर टू कीप इट ड्राई? हाँ जी, हमारे जो वॉशिंग पाउडर होता है, जो वॉशिंग पाउडर निरमा या कोई भी ब्रांड का होता है, तो उसको ड्राई रखने के लिए, सूखा रखने के लिए हम उसमें क्या डालते हैं? क्योंकि हमारे एनवायरनमेंट में मॉइस्चर होता है, पानी होता है ना, तो उससे बचाने के लिए हम उसमें क्या इस्तेमाल करते हैं? तो हम इस्तेमाल करते हैं सोडियम सिलिकेट, इसमें मेन है सिलिकेट, सोडियम सिलिकेट, डायरेक्ट क्वेश्चन है बिल्कुल।
व्हेन द स्काई इज़ व्यूड एट अ हाई ऑल्टीट्यूड, जब हम आसमान को बहुत ऊंचे से देखते हैं एरोप्लेन से, तो वो हमको किस तरीके का दिखता है? ये आई थिंक बिना ऑप्शन पढ़े भी आप बता सकते हैं कि वो ब्लू कलर का दिखता है। रीज़न बीइंग क्योंकि जो भी सूरज की किरणें होती हैं उसमें जो ब्लू कलर होता है वो बहुत, उसके अंदर टेंडेंसी होती है कि वो बहुत जल्दी स्कैटर हो जाता है, बिखरने की उसकी ज़्यादा क्षमता होती है। तो ब्लू कलर जो है वो सबसे ज़्यादा फैलता है, इसीलिए हमको सब जगह क्या दिखता है? ब्लू ज़्यादा दिखता है। एकदम ईजी सा क्वेश्चन है, कुछ है नहीं इसमें। विच गैस इज फिल्ड इन द फ्लाइंग बलून्स? आपने देखे होंगे हैप्पी बर्थडेज में जो बलून्स ऐसे उड़ते हैं ऊपर टॉप पे एकदम चिपक जाते हैं, तो उसमें कौन सी गैस होती है? तो उसके अंदर होती है हीलियम गैस, HE, हीलियम गैस, नोबल गैस है ये। तो इसकी जो डेंसिटी होती है वो हमारी हवा से थोड़ी कम होती है। डेंसिटी मतलब जैसे वो हमारी हवा से वो थोड़ा लाइट होता है, तो इसलिए वो लाइट है, इसलिए वो आसानी से जो हमारी एयर है उसमें ऊपर चला जाता है, उड़ जाता है। इसलिए हम बोलते हैं हीलियम जो है उसको हम बलून्स में डालते हैं ताकि वो फ्लाई कर सके, ऊपर उड़ के ऊपर जा सके। विच इज़ द मेन गैस प्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स? हाँ, एनिमल्स और प्लांट्स में वो जिसको हम बोल सकते हैं काऊ डंग बोल सकते हैं, है ना। एनिमल का जो वेस्ट होता है उसको काऊ डंग बोलते हैं, और प्लांट के वेस्ट, इनसे हम क्या बनाते हैं? गोबर गैस बनाते हैं। इसकी हमने पहले भी अभी बात की थी। तो इसके अंदर सबसे ज़्यादा मेन गैस कौन सी होती है? तो वो होती है मीथेन, CH4 होती है। बात हमने इसकी की थी। हमारा लास्ट क्वेश्चन है 50th क्वेश्चन। थैंक यू इतना पेशेंस रखने के लिए, यहाँ तक आने के लिए। विच इज़ द करेक्ट ग्रुप ऑफ गैसेज रिलेटेड टू प्लेनेटरी इफेक्ट? हाँ जी, ये आप अगर आपको इसका मतलब पता है तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, नहीं पता तो स्किप करना पड़ेगा। प्लेनेटरी इफेक्ट ये बेसिकली बात कर रहा है ग्रीन हाउस गैसेस की, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैसेस में कौन कौन सी गैसेस होती हैं? तो ग्रीन हाउस में एक तो हमें पता है सबसे इम्पॉर्टेंट कार्बन डाइऑक्साइड होती है, एक हमें पता है मीथेन भी होती है। तो देखिए मीथेन है, सल्फर नहीं होती है, सल्फर ग्रीन हाउस गैसेज में नहीं होती है। कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन। अब आ गया CFC एंड सल्फर नहीं होती है। CFC वही जो हमारे फ्रिज से या एयर कंडीशनर ACs वगैरह में जो गैसेस निकलती है वो CFC निकलती है, ठीक है। तो CFC जो है इसका बहुत ही बुरा इफेक्ट पड़ता है हमारे एनवायरनमेंट पे, इसलिए ग्रीन हाउस गैसेस भी इसको बोलते हैं। तो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C, CFC, CO2 एंड CH4 मीथेन। तो इसके साथ हमारा आज का जो MCQ सेशन है, जो सेकंड सेशन है, इससे पहले मैं एक MCQ बेस्ड पहले ले चुकी हूँ, तो वो आज यहाँ पे समाप्त होता है। तो आप अपना ख्याल रख सकते हैं, अपनों का ख्याल रख सकते हैं, और हम अब नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे जिसमें हो सकता है कि मैं आपको MCQ का एक थर्ड पार्ट सर्व करूँ, या फिर मैं आपको कोई कंसेप्चुअल वीडियो भी दिखा सकती हूँ। सो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट सेशन में। टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।